सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल सी टीवी एंड अब हम जो है होप सो सबसे पहले तो कि आपके एसएफएम के पेपर्स अच्छे गए होंगे। चलो, जो हुआ भूलो, जैसे भी गया भूलो, अच्छा गया तो भी भूलो, बुरा गया तो भी भूलो। अब हमें जो है ऑडिट को पढ़ना है, राइट। ऑडिट को पढ़ना है, हम फटाफट जो है ऑडिट का रिवीजन करेंगे। जो भी चैप्टर्स रहेंगे, छोटे मोटे जो चैप्टर्स हैं, जो भी छोटे मोटे चैप्टर रहेंगे उसको हम जो है फटाफट जो है गो थ्रू करेंगे, राइट। एंड सबसे पहले ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली ये ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे स्कैनर भी रखी हुई है। स्कैनर भी रिनोन फैकल्टी है, हर कोई यूज़ करते हैं इनकी फैकल्टी के नोट्स। क्वेश्चन नंबर 12, मतलब 12 क्वेश्चन है, ठीक है। 12 क्वेश्चन से बाकी कुछ अमेंडमेंट चीज़ें थी तो कुछ अमेंड किया है गया है, और ये जो चार्ट है अप टू नवंबर 20 तक प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या पर्सन होल्डिंग अ गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी हु हैज सर्व्ड एज ऑडिटर इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी हु हैज सर्व्ड एज ऑडिटर इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट। तो पर्सन जिसने गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्ड करके रखा है इन कोऑपरेटिव अकाउंट एंड अकाउंटेंसी और जिसने सर्व करा है एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिप्लोमा किस में है? गवर्नमेंट डिप्लोमा है कोऑपरेटिव अकाउंट एंड अकाउंटेंसी में, सर्व करा है एज एन ऑडिटर इन अ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट, ओके। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, द ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार। कौन अपॉइंट करता है? रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है। इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रार अपॉइंट। सो रजिस्ट्रार जो है वो अपॉइंट करते हैं कोऑपरेटिव ऑडिटर को। तो ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द ऑडिटर सो अपॉइंटेड कंडक्ट द ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार। अब क्या होता है कि रजिस्ट्रार जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है। तो ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है, ठीक है। और ऑडिटर सो अपॉइंटेड कंडक्ट द ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। तो जब रजिस्ट्रार है जो अपॉइंट करेगा, ऑडिटर जो है अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार। द ऑडिटर सो अपॉइंटेड कंडक्ट द ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्ट्रार। जो ऑडिट होगा रजिस्ट्रार के बिहाफ पे होगा, ठीक है। एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू हिम एंड ऑल्सो टू सोसाइटी। रिपोर्ट इसको भी जाएगी, सोसाइटी को भी जाएगी। अब ऑडिट फीस इनको पे होगी, तो ऑडिट फी आर पेड बाय द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी स्केल ऑफ फीस प्रिस्क्राइब बाय रजिस्ट्रार। सोसाइटी इनको पे करेगी इनके प्रिस्क्राइब्ड जो है फीस के, जो इनके प्रिस्क्राइब्ड स्केल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो रजिस्ट्रार डायरेक्शन देगा ऑडिटर को, ऑडिटर ऑडिट करेगा सोसाइटी का, रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भी जाएगी, सोसाइटी को भी जाएगी, और फिर जो है सोसाइटी जो है ऑडिटर को फी पे करेगी। इसका पर्टिकुलर छोटा सा डायग्राम है, हम इसको देख लेंगे। अब बात ये आती है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देके रखी है और बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। अब रजिस्ट्रार जो है इंस्ट्रक्शंस देगा सोसाइटी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। तो तीन तो हमारे हैं नॉर्मल चीज़ें। सबसे पहले मनी की बात, मनी रिसीव कितना हुआ, एक्सपेंड कितना हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट, सेल एंड परचेज, और बैलेंस शीट अकाउंट में असेट और लायबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय सोसाइटी, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स बाय सोसाइटी, और असेट एंड लायबिलिटी ऑफ सोसाइटी। ये तीन तो स्पेसिफिक है, बहुत ही जनरल है, इसको याद रख लेते हैं जनरल। प्लस साथ ही साथ कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स बनाने के, ठीक है, कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स बनाने के हैं। चलो अब ये अपन देखेंगे। सबसे पहले सोसाइटी अगर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करती है, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है या प्रोसेसिंग ही करती है, तो ऐसे केस में मटेरियल, लेबर कॉस्ट ये सब लगता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, ठीक है। अगर सोसाइटी इंगेज है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, तो यूटिलाइजेशन तो होगा मटेरियल का, लेबर का, कॉस्ट का, तो उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो सिंपल सी बात है, अपन ये बोल देंगे कि अगर ये प्रो मैप में प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, तो या तो हम बोल सकते हैं प्रो मैन, ऐसे याद कर लेते हैं। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, तो यूटिलाइजेशन का हमने बता दिया। अदर्स हमें कुछ एडिशनल रिकॉर्ड में रजिस्टर बनाने पड़ते हैं। तो क्या है, सबसे पहले दो तो अपने फिक्स एसेट के, प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर और एफडी रजिस्टर। तो प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पोरेट सोसाइटी ने करा होगा कहीं प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट में, और एफडी रजिस्टर, ठीक है। दो अपने करंट एसेट के हो गए, करंट एसेट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड एफडी आप ऐसे समझ लो, फिक्स एसेट है, इस तरीके से आप ऐसा समझ लो। ऐसा तो बोलने में तो यही है कि मेंबर एफडी जमा करते हैं तो वैसा रजिस्टर होना चाहिए, पर ठीक है, हमने उस एसेट के क्राइटेरिया से याद किया है कि प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, एफडी रजिस्टर।
बाकी जो करंट एसेट के कैश सेल करा है तो कैश सेल रजिस्टर, साथ ही साथ डेटर है, ठीक है, क्योंकि आप सेल कर रहे हो, क्रेडिट सेल करा है तो डेटर बने हुए, तो डेटर से कलेक्शन रिसीव हुआ है क्या, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर रजिस्टर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, एफडी रजिस्टर, कैश में सेल कर रहे हो तो कैश सेल रजिस्टर, क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो कलेक्शन डेटर से होगा तो डेटर का कलेक्शन का रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और एक एफडी के साथ श्योरिटी रजिस्टर को ऐड कर देना। यही जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बुक्स ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको हम एक बार क्वेश्चन नंबर 9 को देखकर इसको टिक मार्क करके आगे बढ़ते हैं। व्हाट देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि स्टेट द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, चलो देखो इधर अमेंड भी कर दिया, ठीक है ना, ये एस्पेक्ट टू बी कवर्ड है, ठीक है, तो बकायदा ये लिख दिया एस्पेक्ट, एरिया और स्कोप टू बी कवर्ड, ठीक है। वो सब आपको दिख रहा होगा सब, ठीक है। ये रजिस्टर है, 5 तरीके के रजिस्टर, ठीक है। वो कुछ नहीं दिख रहा हो तो फिर बोलने में रिलाय कर लेना, बाकी मैं इधर से तो दिखाई दूंगा। चलो अब रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन 5 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 रिक्वायर दैट इन केस ऑफ अ सोसाइटी वेयर द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इज लिमिटेड। अब देखो तो लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज लिमिटेड, नो मेंबर ऑफ सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, मतलब कि नो मेंबर ऑफ सोसाइटी अदर देन रजिस्टर्ड सोसाइटी, मतलब कि रजिस्टर्ड सोसाइटी कर सकती है, उसके अलावा तो कोई भी मेंबर नहीं करेगा। तो क्या बोला है कि लिमिट ऑफ मेंबर क्या है कि वो 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग 1000 तो एक्सीड मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग, जो भी है मैक्सिमम, ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, उस मैक्सिमम को एक्सीड नहीं कर सकती, मैक्सिमम लिमिट तो यही है, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग और में देख रखा है, ठीक है ना, और में देख रखा है वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग या तो 1000 या तो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर है उसका 20% आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। चलो इस पे ही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको टिक मार्क कर। फिर बात आती है कि अ रजिस्टर्ड सोसाइटी शैल नॉट मेक अ लोन टू एनी पर्सन अदर देन मेंबर, सिर्फ मेंबर को ही लोन जाएगा। पर अब ठीक है क्या बोल के रखा है कि सोसाइटी जो लोन देगी वो तो मेंबर को देगी, ठीक है, सोसाइटी लोन देगी मेंबर को देगी, अदर देन मेंबर को रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं देगी। बट जो है अगर रजिस्ट्रार ने सैंक्शन करा तो रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है किसी अनादर रजिस्टर्ड सोसाइटी को भी दे सकती है, ठीक है, लोन टू अनादर रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो यूँ तो सिर्फ मेंबर को अगर बोला गया है तो अनादर रजिस्ट्रार को भी दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पुट्स एज रिस्ट्रिक्शन, बाद में रिस्ट्रिक्शन दे सकती है ऑन द लोन पावर ऑफ द सोसाइटी टू इट्स मेंबर और अदर सोसाइटी, ठीक है। चलो रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग, अब लोन की बात आ गई तो बोरोइंग की बात भी कर लेते हैं। अब रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है मेंबर को लोन दे सकती है तो मेंबर से बोरोइंग ले भी सकती है, मे एक्सेप्ट लोन, ठीक है। अब जो है पर लोन ले सकती है सब्जेक्ट टू बायलॉज, बाकायदा जो है लोन ले सकती है सब्जेक्ट टू बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, ये हो गया लोन देना, ये हो गया लोन लेना। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो सेक्शन 32 द मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या इन एनी कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल स्टेट एज अप्रूव बाय द रजिस्ट्रार। तो अदर बैंक में भी कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रार ने अप्रूव कर दिया हो तो। फिर आती बात, जब हमने बैंक का पढ़ लिया, फिर आती बात सिक्योरिटी की। तो हम सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो दो सिक्योरिटी कुछ इस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो सेक्शन 20 ट्रस्ट सिक्योरिटी, बीच में थोड़ा सा मंबल हो गया तो उसके लिए माफ़ करना, बट हाँ आप समझ जाना कि मतलब कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको बेटर तरीके से कन्वे कर सकूँ। तो सिक्योरिटी सेक्शन 20 ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो सेक्शन 20 ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी अदर सोसाइटी, तो लिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटी की सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और अदर मनीज जो परमिट करके रखा, ठीक है, तो ये याद नहीं भी करो तो चलेगा, जो मनी परमिट करके रखा है। देखो इसके बाद कुछ भी नहीं बोल के रखा है, ठीक है, बस अगर देखना चाहो तो एप्रोप्रिएशन की बात है। तो क्या बोला है, सेक्शन 33 ऑफ द सेंट्रल टैक्स स्टेट्स है 25% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व फंड। 25% जो है आप रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देना बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड और बोनस टू द मेंबर। तो प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड और बोनस, डिविडेंड और बोनस बांटने के पहले।
तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का जो है 25% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अभी जो प्रॉफिट है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और बोनस ये जाएगा हमारा रिजर्व फंड में, और ये जो प्रॉफिट है इसको 10 नॉट लेस देन 10% मतलब 10% तक इसको रिड्यूस कर सकते हैं। चलो वो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। अब हम आगे बढ़ आती बात एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट। अब समझो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6 हर जगह आया है एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं स्पेशल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ स्पेशल फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अब सबसे पहले हम एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये ऊपर का समझते क्या लिखा हुआ है। तो ओवरड्यू डेप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 5 years and more than 5 years will have to be classified and shall have to be reported by an auditor. तो 6 months to 5 years and more than 5 years will have to be classified and shall have to be reported by auditor. अब इतना तो हमने कर लिया पहले तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद क्या बोला है? फर्दर एनालिसिस ऑफ दिस ओवरड्यू डेप्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी विल हैव टू बी मेड। मतलब फिर हमको एनालिसिस भी करना पड़ेगा इन ओवरड्यू डेप्ट का, क्या रिकवरी के चांसेस कितने हैं। तो फर्दर एनालिसिस ऑफ दिस ओवरड्यू डेप्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी विल हैव टू बी मेड एंड टू बी क्लासिफाइड एज गुड और बैड। फिर हम जो है क्लासिफिकेशन गुड और बैड के हिसाब से कर देंगे सब्जेक्ट टू चांसेस ऑफ रिकवरी, रिकवरी के हिसाब से, ठीक है। सब्जेक्ट टू द व्यू पॉइंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी ऐसा लिखना चाहिए। फिर अब हमने क्लासिफाई करा अगर गुड और बैड, तो हमको सबसे पहले फिर ऑडिटर विल हैव टू ascertain whether proper provision of the doubtful debt is made and whether same is satisfactory। तो बस अब जो अगर आप उसको ascertain करना ऑडिटर को कि क्या प्रॉपर प्रोविजन बनाया है, तो चेक करो प्रॉपर प्रोविजन। मेंटेनेंस ऑफ प्रोविजन के बाद परसेंटेज ऑफ ओवरड्यू डेप्ट टू द वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस्ड विल हैव टू बी कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर सो एज टू सी द ट्रेंड। हमारा जो ओवरड्यू डेप्ट है टू द वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस उसको कंपेयर करना पड़ेगा विद द लास्ट ईयर कि यार हमारा हमने जो डेप्ट दे के रखा है, ठीक है, टू द वर्किंग कैपिटल एंड हमने कुछ लोन दे के रखा है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ओवरड्यू डेप्ट टू द वर्किंग कैपिटल एंड लोन्स एडवांस विल हैव टू बी कंपेयर्ड। उसको हमको उस परसेंटेज को लास्ट ईयर से हमको कंपेयर करना है, ठीक है। लास्ट ईयर से हमको कंपेयर करना है टू सी द ट्रेंड। ये जो कंपेरिजन है कि हमारा जो टोटल ओवरड्यू डेप्ट है, सबसे पहले तो परसेंटेज निकालो कि ओवरड्यू डेप्ट टू द वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस कितना है। तो ओवरड्यू डेप्ट टू वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस डिवाइड बाय टोटल ओवरड्यू डेप्ट इनटू 100 एंड जो हमने जो रेट आया हमारा जो रेट आया, ठीक है, कितना ओवरड्यू डेप्ट टू वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस को जा रहा है, परसेंटेज ऑफ ओवरड्यू डेप्ट वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस को जा रहा है, उसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, ठीक है। कंपेयर परसेंटेज विद लास्ट ईयर। फिर क्या बोला है कि चेक भैया कि रिकवरी एक्शन ले रहे कि नहीं ले रहे, कि एग्जामिन वेदर द ड्यू एंड प्रॉपर एक्शंस ऑफ रिकवरी। तो ड्यू एंड प्रॉपर एक्शन फॉर रिकवरी ले रहे कि नहीं ले रहे, ड्यू एंड प्रॉपर एक्शन रिकवरी और फॉर रिकवरी ले रहे कि नहीं ले रहे, कि जो हमने एडवांस देकर रखा है ओवरड्यू डेप्ट है, तो भले ही ओवरड्यू डेप्ट है, ओवरड्यू हो गया ना, तो आप जो है अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। कुछ पेंडिंग है तो पोजीशन रिगार्डिंग पेंडिंग केसेस उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल फीचर में ये 6 पॉइंट हो गए। अब ओवरड्यू इंटरेस्ट एक्सक्लूड फ्रॉम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड। इंस्टेड इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड है उसमें से एक्सक्लूड हो जाता है। फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज पर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जो है जनरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही होता है, ठीक है। अब जो है ये हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन 3 में ही पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन 4 में ही पढ़ेंगे और क्वेश्चन 6 में ही पढ़ेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऑफ फंड। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड तो हमने ये देख लिया है कि 2 सिक्योरिटी है, 2 तो बैंक है, ठीक है, कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव बैंक के अलावा, ठीक है, अदर देन बैंक, पर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, और अप्रूव्ड होना चाहिए बाय द रजिस्ट्रार। फिर अपन ने पढ़ा 2 ट्रस्ट का है कि एक तो ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ है और सिक्योरिटीज़ जो अपनी रजिस्ट्रार की है, ठीक है। सिक्योरिटीज़ जो है लिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटी की सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर इस तरीके से जो है स्पेशल फीचर है, स्पेशल फीचर हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 3। देखो ये क्वेश्चन 3 भी कवर हो जाएगा इसमें, हमने जो है क्वेश्चन 4 की क्वेश्चन 4 भी कवर हो जाएगा एंड क्वेश्चन 6 ये जो है ये भी कवर हो जाएगा स्पेशल फीचर्स, ठीक है, ये स्पेशल फीचर्स में आता है। तो सिंस अपन ने पढ़ा था कि फर्दर एनालिसिस ऑफ दिस ओवरड्यू डेप्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी। तो जब एनालिसिस करेंगे ओवरड्यू डेप्ट का फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी विल हैव टू बी मेड एंड क्लासिफाइड एज गुड और बैड, ठीक है। तो हमको एनालिसिस करना पड़ेगा ओवरड्यू डेप्ट का फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ चांसेस ऑफ रिकवरी, और फिर रिकवरी के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि ये गुड है कि बैड है, ठीक है भैया। अब अगर बैड है तो बैड डेप्ट एंड इररिकवरेबल लॉसेस बिफोर बीइंग राइटिंग ऑफ शुड बी सर्टिफाइड और इररिकवरेबल लॉसेस बाय द ऑडिटर वेयर द लॉ सो रिक्वायर्ड, सर्टिफाइड बाय ऑडिटर होने चाहिए।
तो बैड डेप्ट और इरिकवरेबल लॉसेस, बैड डेप्ट और इरिकवरेबल लॉसेस, तो सबसे पहले तो सर्टिफाई करवा लो, ठीक है। तो बैड डेप्ट और इरिकवरेबल लॉसेस सबसे पहले सर्टिफाई करवा लो, ठीक है। शुड बी सर्टिफाइड एज बैड डेप्ट, शुड बी सर्टिफाइड एज बैड डेप्ट बाय द ऑडिटर, ठीक है। वेयर नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द सोसाइटी मस्ट ऑथराइज। अब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये लॉ बोलते हैं वेयर द लॉ से रिक्वायर। अगर लॉ में नहीं बोला है तो फिर ऐसे केस में जो है मैनेजिंग कमेटी को तो ऑथराइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अदर केस में हो तो बाकायदा जो है अदर केस में हो तो मैनेजिंग कमेटी, तो अगर लॉ बोले तो ऑडिटर, अगर नो सच रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट तो मैनेजिंग कमेटी। चलो, अधेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, तो उसको कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स का तो अधेर होना ही है। Ascertain in general how far the objective for which the cooperative organization is set up has been achieved। तो ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हुए, ठीक है, ये देखो एक बार। द असेसमेंट इज नॉट नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बट इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग बेनिफिट टू द मेंबर। तो सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से असेसमेंट नहीं करना है, हमको ये भी देखना है कि बेनिफिट्स मेंबर को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स टू मेंबर। तो देखो कि क्या वेदर द प्रॉफिट्स अचीव्ड, ठीक है, क्या प्रॉफिट अचीव, क्या ऑब्जेक्ट सो फार द ऑब्जेक्टिव्स वेदर द ऑब्जेक्टिव्स अचीव्ड। फिर देखो वेदर द बेनिफिट्स मेंबर को एक्सटेंड कर दिए हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अडेरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स में हाउ फार द ऑब्जेक्ट्स हैव बीन अचीव्ड, क्या बेनिफिट्स मेंबर को एक्सटेंड हो गए हैं। वाइल ऑडिटिंग द एक्सपेंसेस ऑडिटर शुड सी वेदर दे आर इकोनॉमिकली इंकर्ड, नो वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले फिर हमने क्या पढ़ा कि एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकली इंकर्ड होना चाहिए और नो वेस्टेज ऑफ फंड। सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं हुए हैं, जो बेनिफिट्स है वो मेंबर को एक्सटेंड हुए कि नहीं हुए हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए, बेनिफिट्स मेंबर को एक्सटेंड हुए कि हुए, एक्सपेंडिचर जो है वेदर द एक्सपेंडिचर वो इकोनॉमिकली इंकर हुए ना, कोई वेस्टेज ऑफ फंड तो नहीं हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब कि सिंपल सी बात है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट शुड बी फॉलोड फॉर द पर्पस, ठीक है। फिर चौथा, तो पहला अपन ने क्या पढ़ा, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेप्ट। फिर हमने जो है ओवरड्यू डेप्ट से ही हमने बैड निकाला, बैड डेप्ट करा, फिर अडेरेंस टू कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स और ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रूल्स। तो प्रिंसिपल्स भी देख लो और एक्ट और रूल्स को भी देख लो। क्या बोला, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स, पॉइंट आउट द इन्फ्रिंजमेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो पॉइंट आउट करो इन्फ्रिंजमेंट विद द प्रोविजंस, एनी इन्फ्रिंजमेंट इन द प्रोविजंस अगर है क्या तो इसको पॉइंट आउट करो, इन्फ्रिंजमेंट इन द प्रोविजंस, रोक टोक, फिनेंशियल इंप्लीकेशन इन्फ्रिंजमेंट का, ठीक है, अगर है तो फिनेंशियल इंप्लीकेशन उसको असेस करो, ठीक है। क्योंकि सम ऑफ द स्टेट एक्ट वो तो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं कि आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते, और भी अपन ने बात करी कि डिविडेंड तो पे कर सकते हैं, पर कुछ स्टेट एक्ट में बोल कर रखा है डिविडेंड पे नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में ऑडिटर को उसको ये सब नोट करना चाहिए। तो देखो हमने देखा कि भैया कोई पॉइंट आउट करो इन्फ्रिंजमेंट, तो इन्फ्रिंजमेंट है कि नहीं है, तो अगर है तो उसका फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, उसको असेस्ड एंड रिपोर्ट, शुड बी प्रॉपर्ली असेस्ड एंड रिपोर्टेड। एंड सम ऑफ द स्टेट एक्ट जिसमें रिस्ट्रिक्शंस है तो चेक करो स्टेट वाइड कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं है। चलो, क्योंकि कुछ एक्ट में जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्शंस है तो ऐसा देखा जाता है। फिर ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, अब आफ्टर जजमेंट ऑफ एन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सोसाइटी ऑडिटर हैज़ अवॉर्ड द क्लास टू द सोसाइटी। ऑडिटर क्लास अवार्ड करता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद क्लास अवार्ड होता है। अब कौन सा क्लास अवार्ड करना है कौन सा नहीं करना है, द जजमेंट कौन सी क्लास देना है, जजमेंट इज टू बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। तो वो क्लास देने का क्राइटेरिया रजिस्ट्रार ने बता के रखा है। हाउएवर क्लास पे अपील भी कर सकते हैं, अगर मे बी नोटेड दैट इफ मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट सेटिस्फाइड, अपील कर सकते हैं, ठीक है, टू द मेक अपील टू द रजिस्ट्रार, ठीक है। तो आप जो है रजिस्ट्रार को अपील भी कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रार में डायरेक्ट टू रिव्यू ऑडिट क्लासिफिकेशन, और रजिस्ट्रार जो है वो रिव्यू करवा सकती है ऑडिट क्लासिफिकेशन को। अब ऑडिटर शुड बी वेरी केयरफुल, इसलिए ऑडिटर को केयरफुल लेना चाहिए वाइट मेकिंग अ डिसीजन अबाउट द क्लास ऑफ सोसाइटी। तो बगैर जो है ऑडिटर को अपील कर सकते हैं रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार जो है रिव्यू का डायरेक्ट कर सकती है। चलो ये हो गया अपन ने। तो अपन ने क्या पढ़ा, सिंपल से बात है, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट पढ़ा। एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट के बाद हमने ओवरड्यू डेप्ट में से ही वो बैड डेप्ट निकाला, तो हमने बैड डेप्ट देखा। बैड डेप्ट से फिर वो अडियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन की प्रॉपर प्रोविजन, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन, साथ ही साथ ऑडिट क्लासिफिकेशन। ओके, तो अपन अब क्या पढ़ रहे हैं, अपन अब ये पढ़ रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार। देखो स्पेशल फीचर्स की हमने बात कर ली है कि एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट, फिर एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट से हमने बैड डेप्ट भी पढ़ा, ठीक है। फिर अडियरेंस टू कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स कि वेदर ऑब्जेक्टिव अचीव हुए कि नहीं हुए, ये सब चीज़ें, और ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन कि प्रोविजंस का जो है पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन, साथ ही साथ ऑडिट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सोसाइटी जो है परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद क्लास अवार्ड करता है
क्लास जो है बाकायदा जो है रजिस्ट्रार एक क्राइटेरिया देता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको क्लास अवार्ड करना पड़ता है। मैनेजमेंट चाहे तो अपील कर सकती है, रजिस्ट्रार को डायरेक्ट कर सकती है रिव्यू को, रजिस्ट्रार बाद में जो है रिव्यू के लिए डायरेक्ट कर सकता है। चलो हमने ये सब पढ़ लिया, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। अब स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार में देखो ये रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पे नहीं 4 चीज़ें आती है। स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार में मिस पीडीएफ अभी अपन पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ द ऑडिटर नोटिस दैट देयर आर सम सीरियस इरेगुलरिटी, ऑडिट करने के दौरान ऑडिटर को लगता है कि कुछ सीरियस इरेगुलरिटी है सोसाइटी की वर्किंग में, बहुत ही सीरियस इरेगुलरिटी, तो रिपोर्ट करेगा स्पेशल मैटर टू द रजिस्ट्रार। तो स्पेशल मैटर, ठीक है, ऑडिट करा, सीरियस इरेगुलरिटी लगी तो रिपोर्ट करा रजिस्ट्रार को। तो ठीक है, ऑडिटर ने ऑडिट करा सोसाइटी का, कुछ सीरियस इरेगुलरिटी थी तो उसने उसको रजिस्ट्रार को बताया, और स्पेशल रिपोर्ट से जो उन्होंने है जो रजिस्ट्रार को बताया, तो रजिस्ट्रार ऑन रिसिप्ट ऑफ सच स्पेशल रिपोर्ट वो नेसेसरी एक्शंस लेंगे। अब सर्कमस्टेंसेस जब स्पेशल रिपोर्ट जरूरी है, ठीक है, अब सर्कमस्टेंसेस जब स्पेशल रिपोर्ट जरूरी है, ये चीज़ें स्पेशल रिपोर्ट में जाएगी। तो ये सीरियस इरेगुलरिटी के सर्कमस्टेंसेस है, तो सीरियस रेगुलरिटी के सर्कमस्टेंसेस है मिस पीडीएफ, ठीक है। तो मिस पीडीएफ क्या है? मिस मैनेजमेंट, डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो डिसीजन ऑफ, सबसे पहले तो मिस, ठीक है, फिर पीडीएफ, ठीक है। तो मिस मैनेजमेंट, डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, तो कुछ जो मैनेजमेंट के डिसीजंस है वो क्या कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है क्या, तो वो आपको बताना पड़ता है। सबसे पहले मिस, फिर पीडीएफ, पी से पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी इन ट्रांजेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो सेकंड में क्या है? पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय मेंबर ने अपना ही प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, बाय मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी इन द ट्रांजेक्शन ऑफ सोसाइटी विच आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो क्या बोला कि पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय मेंबर ने पर्सनल प्रॉफिटिंग करी बाय मेंबर इन सोसाइटी ट्रांजेक्शन में पर्सनल प्रॉफिटिंग करना। फिर आती है बात पीडीएफ, डी से डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस, ठीक है। तो पहले तो हो गया मिस मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट के डिसीजंस है वो अगेंस्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है, तो मैनेजमेंट के जो डिसीजंस है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो ठीक है। फिर पी से है पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय मेंबर इन सोसाइटी ट्रांजैक्शन, ठीक है, सोसाइटी ट्रांजैक्शन में पर्सनल प्रॉफिटिंग करना, ठीक है, ये मिस मैनेजमेंट हो गया। फिर डी से इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस टू वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज रिलेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के रिलेटिव्स को डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस करना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दे रही है रिलेटिव्स को, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स को। तो ये जो है अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है डिसप्रपोर्शनेट एडवांस दे रही है रिलेटिव्स को, इंटरेस्ट ग्रुप्स को, ठीक है, नेग्लिजेंस हो रही है रिकवरी में, बाकायदा जो है नेग्लिजेंस है रिकवरी में, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है डिसप्रपोर्शनेट एडवांस दे रही है वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को, रिलेटिव्स को, ठीक है, और नेग्लिजेंस है रिकवरी में, ठीक है, और रेकलेस एडवांसेस दे रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस, रेकलेस एडवांसेस, रिकवरी में भी नेग्लिजेंसी है। Whether the management is negligent about taking adequate security and proper safeguard, तो चेक करो कि क्या मैनेजमेंट जो है नेग्लिजेंट है क्या, उसने क्या एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से ली नहीं, प्रॉपर सेफगार्ड लिए नहीं, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करी कि नहीं करी। तो क्या बोला है कि पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय मेंबर, ठीक है, पर्सनल प्रॉफिटिंग एक तो एम से है मिस मैनेजमेंट हो गया, पी से पर्सनल प्रॉफिटिंग, मेंबर जो है अपना पर्सनल प्रॉफिटिंग क्रिएट कर रही है, ठीक है, तो पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय मेंबर इन सोसाइटी ट्रांजेक्शन। फिर है अपना डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस डिसप्रपोर्शनेट हो रहे हैं इंटरेस्ट को, ग्रुप्स को, नेग्लिजेंस हो रहा है रिकवरी में पूरा नेग्लिजेंस है, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस है, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, सेफगार्ड प्रॉपर नहीं है, अगर क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देख लिया? मिस मैनेजमेंट। तो मिस, पी से पर्सनल प्रॉफिटिंग, मेंबर अपना पर्सनल प्रॉफिटिंग करी है सोसाइटी के ट्रांजैक्शन से, तो सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और मिस पीडीएफ, तो पी डी, तो मिस हो गया मिस मैनेजमेंट, पी से पर्सनल प्रॉफिटिंग, डी से डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस रिलेटिव्स को, इंटरेस्ट ग्रुप को जा रहे हैं और उनसे जो है नेग्लिजेंस है रिकवरी में, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफगार्ड नहीं है, कोई क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं होती है, तो ये हो गया हमारा मिस पीडीएफ। सो अब जो है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तब क्या बोला है कि राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की राइट एंड ड्यूटीज क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर की राइट एंड ड्यूटीज क्या है। राइट एंड ड्यूटीज पढ़ने के बाद कुछ 2 पॉइंट है, दो तीन पेजेस है, वो भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 17 है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, द रजिस्ट्रार शैल ऑडिट और कॉज टू बी ऑडिटेड बाय सम पर्सन। तो रजिस्ट्रार शैल ऑडिट, तो रजिस्ट्रार या तो खुद ऑडिट करेगा या कॉज टू बी ऑडिट बाय सम अदर पर्सन, ठीक है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग इन दिस बिहाफ
द अकाउंट्स ऑफ एवरी रजिस्टर्ड सोसाइटी एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर, साल भर में एक बार एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो द ऑडिट शैल इंक्लूड एन एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट, तो जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट होगा, तो साल में एक बार तो हो गया, तो जो है ऑडिट जो है एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर, ठीक है। तो ये जो ऑडिट होगा, ये ऑडिट होगा एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, तो इसका एग्जामिनेशन होगा। ऑडिटर इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्ट और वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब द रजिस्ट्रार, कलेक्टर और एनी पर्सन by general or special order in writing in this behalf by the registrar shall at any time have access to all books, account, paper, securities of a society। रजिस्ट्रार को, कलेक्टर को, पर्सन जो ऑथराइज करे है जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, वो जो है इनका सोसाइटी का तो ऑडिट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक्सेस भी कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट का, वो तो एक्सेस कर ही सकते हैं। साथ ही साथ एवरी ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी को फर्निश करना पड़ेगा सच इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड टू द ट्रांजेक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोसाइटी एज द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन में रिक्वायर। जो पर्सन इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो पर्सन इंस्पेक्शन कर रहा है, जब उसको लगेगा, ठीक है, जब उसको लगेगा तो बाकायदा जो है आपको ऑफिसर ऑफ सोसाइटी को फर्निश करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो फर्निश करनी पड़ेगी, तो सामने वाले की तरफ से भी ड्यूटी है। फिर अपन ने बात करी कि शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था कि स्पेशल रिपोर्ट जो रजिस्ट्रार को जाती है तो कुछ सीरियस इरेगुलरिटी दिखती है ऑडिट ऑफ एडवांसेस में, तो ये जो है स्पेशल रिपोर्ट जाती है रजिस्ट्रार को। उसके अलावा, ठीक है, अभी अपन ने बात करी शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कि ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से शेड्यूल है। तो द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय द ऑडिटर एज प्रिस्क्राइब्ड इन वेरियस स्टेट। तो देखो ऑडिटर का जो फॉर्म है, फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो है वेरियस स्टेट में प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, उसके हिसाब से जाता है। तो उसमें बहुत सारे में कंसिडर नंबर ऑफ मैटर विच द ऑडिटर हैज़ टू स्टेट, तो बहुत सारे मैटर होते हैं तो जिस पर ऑडिटर को अपने कमेंट करने पड़ते हैं। इन एडिशन, साथ ही साथ ऑडिटर को अटैच करना पड़ता है शेड्यूल टू द रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट में शेड्यूल अटैच करो रिगार्डिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिर आती बात शेड्यूल में, तो हमको इन एडिशन हमको ये शेड्यूल अटैच करना पड़ता है, तो एडिशनल मैटर जो है ऑडिटर को शेड्यूल अटैच करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन विच अपियर टू बी कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रारी है टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो दिख रहा है अपियर हो रहा है कॉन्ट्रारी, भैया बताओ रिपोर्ट में। सम ऑट टू हैव बीन बट नॉट बीन ब्रॉट इनटू अकाउंट, जो होना चाहिए था पर अकाउंट में नहीं है सोसाइटी, ठीक है, बाय द सोसाइटी, तो सोसाइटी ने अकाउंट में नहीं लेकर आया जबकि होना चाहिए था। मटेरियल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सोसाइटी अपियर्स टू बी बैड, जो मटेरियल और प्रॉपर्टी जो सोसाइटी को बिलोंग करती है वो बैड और डाउटफुल निकल गई ऑफ रिकवरी। तो मटेरियल और प्रॉपर्टी जो सोसाइटी को बिलोंग करती है वो बैड और डाउटफुल निकल गई ऑफ रिकवरी। तो ठीक है, अभी हम इसमें 5 चीज़ क्या है, ट्रांजैक्शन जो अपियर हो रहे हैं कॉन्ट्रारी, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन है जो कॉन्ट्रारी अपियर हो रहे हैं। सम जो अकाउंट में होना था, ठीक है, विच ऑट टू हैव बीन बट नॉट हैव बीन अकाउंट ब्रॉट इनटू अकाउंट बाय द सोसाइटी। मटेरियल प्रॉपर्टी जो सोसाइटी को बिलोंग होनी थी वो बैड और डाउटफुल है। मटेरियल इरेगुलरिटी है इन एक्सपेंसेस एंड इन रियलाइजेशन ऑफ मनी और कुछ अदर मैटर। नील रिपोर्ट के केस में नील रिपोर्ट, इन केस ऑफ नील रिपोर्ट इन एनी ऑफ द अबव मैटर ऑडिटर हैव टू गिव नील रिपोर्ट। नील हो तो नील बताओ, नील हो तो नील बताओ। अभी अपन बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, देखो पूरा अपन ने पढ़ लिया ये भी, अब बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में अपन ने ये बोला था कि आप पहली 3 चीज़ तो बहुत ही ईजी है, सम, रिसीव, एक्सपेंडेड, फिर अपन ने पढ़ा था असेट और लायबिलिटी, परचेज एंड सेल, और साथ ही साथ अपन ने ये भी पढ़ा था कि अगर देखो 5 रजिस्टर तो है ही अपने आप में, वो रजिस्टर तो बताने ही बनाने। साथ ही साथ अपन ने ये बोला था कि कल को, ठीक है, कंपनी जो है प्रोमैन में है, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, प्रोडक्शन में है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर सब बताना पड़ता है। ऑडिटर के पास तो पावर है ही कि वो एक्सेस कर सकता है सारे टाइम में, कभी भी एक्सेस कर सकता है, और सामने वाले की भी ड्यूटी बनती है कि उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जब ऑडिटर को जरूरी लगे तब, ठीक है। तो जो उसको नेसेसरी लग रहा है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, कुछ भी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगे तो भाई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दो, एक्सेस कर सकता है ऑडिटर, और आपकी ऑफिसर अदर एम्प्लॉय की भी ड्यूटी बन जाती है। फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर जाए तेल लेने, कोई मतलब नहीं इधर। अब आती है बात कंडक्टिंग इंक्वायरी, क्या बोला है अब कंडक्टिंग इंक्वायरी में, मतलब वही प्रोप्राइटी इंक्वायरी आ गई। तब देखो प्रोप्राइटी इंक्वायरी में क्या है, वेदर लोन एडवांसेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, तो जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, क्या वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, ठीक है।
चलो ठीक है, सिक्योर्ड है कि नहीं है, वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड वो प्री जुडिशियल तो नहीं है, नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, तो सिक्योर्ड है और प्री जुडिशियल नहीं है, ठीक है। तो टर्म्स एंड सिक्योरिटी, तो लोन्स एंड एडवांसेस जो सिक्योरिटी ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी लोन्स एंड एडवांसेस दिए जाते हैं, क्या वो लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर सिक्योर्ड है, ठीक है। टर्म्स ऑफ लोन प्री जुडिशियल है क्या टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ये अपन ने लोन्स एंड एडवांसेस की बात करी। फिर वेदर द ट्रांजेक्शन विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज आर नॉट प्री जुडिशियल, तो क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, क्या वो सिक्योर्ड है। टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, वेदर द टर्म्स, ठीक है, टर्म्स की बात आ गई, ठीक है, सिक्योरिटी की बात आ गई और टर्म्स की बात आई, तो ये इसको हाईलाइट करो। तो लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, क्या वो सिक्योर्ड है, वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड वो क्या आर नॉट प्री जुडिशियल, वो प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो जिस टर्म्स पे लोन्स एंड एडवांसेस दिए जा रहे हैं वो टर्म्स प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। फिर आती बात ट्रांजेक्शंस की, कि जो ट्रांजेक्शन है विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज, जो ट्रांजेक्शन सिर्फ जो बुक एंट्री ट्रांजेक्शन है आर नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, क्या पर्सनल एक्सपेंडिचर को चार्ज करके रखा है क्या रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है। वेयर इट इज स्टेटेड दैट बुक्स एंड पेपर दैट एनी शेयर हैव बीन अलॉटेड, तो स्टेटेड करा है वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड पेपर दैट शेयर हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, शेयर कैश में अलॉट किया है, तो भैया कैश रिसीव हुआ, वेदर कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट, और अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है, पोजीशन एज स्टेटेड इन द अकाउंट्स बुक्स, अकाउंट्स बुक में पोजीशन बताई कि नहीं बताई। तो वही बात है कि लोन्स एंड एडवांसेस जो है हमने दिए, ठीक है, सिक्योरिटी पे दिए होगे सामने वाले ने, तो वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, ठीक है। जो टर्म्स है वो टर्म्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है कि नहीं है। फिर आते हैं जो ट्रांजेक्शन, ठीक है, बुक एंट्री विच ट्रांजेक्शन विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्री, ठीक है, वो प्री जुडिशियल तो नहीं है। फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट में तो चार्ज नहीं है, और अगर बुक्स एंड पेपर में स्टेट करके रखा है कि शेयर जो है हमने दिए है और बदले में कैश मिला है, तो कैश मिला है कि नहीं मिला है, वेदर द कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव, और अगर नहीं मिला है तो पोजीशन स्टेट करी है कि नहीं करी है, ये सब बताना पड़ता है। फिर मेकिंग रिपोर्ट की बात करनी पड़ती है, ऑन एवरी अकाउंट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम, एवरी बैलेंस शीट P&L अदर डॉक्यूमेंट, ये सब बताना पड़ता है। चलो रिपोर्ट बनानी पड़ती है। अब आती बात क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 11, 12 और साथ ही साथ और कौन सा क्वेश्चन है, और कुछ भी नहीं है, और ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट खत्म हो जाएगा। चलो क्या बोला है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर स्पेशल ऑडिट। अब क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पास कर सकता है ऑर्डर ऑफ द स्पेशल ऑडिट, वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, ठीक है, जब उसको लग रहा है कि जो अफेयर्स है वो मैनेज नहीं हो रहे हैं, वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के आधार पे मैनेज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आर नॉट बीइंग मैनेज इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ठीक है, वो बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है, और प्रूडेंस जो है, प्रूडेंस कमर्शियल प्रिंसिपल्स पे अगर नहीं चल रहे हैं, तो फिर जो है ऑडिट हो जाएगा कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। दैट एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज इन अ मैनर दैट लाइकली टू कॉज सीरियस इंजुरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री, तो अगर ट्रेड इंडस्ट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैनेज कर रही है, इज बीइंग मैनेज, वो सीरियस इंजुरी और डैमेज कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड को, तो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, तो ठीक है, जो है नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या प्रूडेंस कमर्शियल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या इस तरीके से इंगेज हो रहा है जिससे एक सीरियस इंजुरी या डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन डेंजर, तो इस तरीके से हो रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, दैट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सच एज टू इंडेंजर इट्स सॉल्वेंसी, तो इस तरीके से हो रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सच एज इंडेंजर्ड इट्स सॉल्वेंसी, ठीक है। तो CA ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट, हाँ ठीक है, स्पेशल ऑडिटर कौन होगा, वो CA या ऑडिटर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पावर एंड ड्यूटीज जो सेम है वही लगेगी इधर, तो ये हमने बात करी। तो ये जो हमने बात करी है वो तो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तभी जो है स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है जब वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, बिजनेस प्रिंसिपल, साउंड कमर्शियल प्रैक्टिस या इस मैनर में एक्ट कर रहा है विच कॉज सीरियस इंजुरी टू द इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है, सीरियस इंजुरी टू द ट्रेड इंडस्ट्री और
फिनेंशियल पोजीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इन डेंजर इट्स इंसॉल्वेंसी, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सच एज टू इंडेंजर्ड इट्स सॉल्वेंसी। फिनेंशियल पोजीशन अगर खतरे में है तो ऐसे केस में स्पेशल ऑडिट हो जाएगा। ठीक है, इस स्पेशल ऑडिटर कोई भी सीए बन सकता है। वो पावर एंड ड्यूटी सेम है। इंक्वायरी बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम फेडरल कोऑपरेटिव। तो क्या बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑन रिक्वेस्ट कौन करेगा, बाकी जो है इंक्वायरी सेंट्रल रजिस्ट्रार कब भी कर सकता है, तो वही सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है रिक्वेस्ट करती है जब फेडरल कोऑपरेटिव, ठीक है, तो फेडरल कोऑपरेटिव टू विच मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अफिलिएटेड है, ठीक है, वो या 1/3 मेंबर ऑफ द बोर्ड या 1/5 मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बोर्ड के 1/3 मेंबर या कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिटर एक क्रेडिटर भी कर सकता है, क्रेडिटर 1/3 मेंबर ऑफ द बोर्ड या 1/5 मेंबर ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो एप्लीकेशन देंगे। उसकी रिक्वेस्ट पे रजिस्ट्रार इंक्वायरी होल्ड कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है किसी को भी। इंक्वायरी किस पे, इंक्वायरी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग पे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और नोटिस तो 15 दिन का देना पड़ता है। ठीक है, तो नो इंक्वायरी शैल बी हेल्ड, कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी अनलेस अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 15 days शैल बी गिवन, तो नोटिस तो 15 दिन का देना पड़ता है। ठीक है, अब पावर्स ऑफ पर्सन कंडक्टिंग इंक्वायरी, तो उसके पास क्या पावर है कि वो एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है, टू कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 7 days। जैसे केस में जनरल मीटिंग का नोटिस वो 7 दिन का रहेगा। ठीक है, तो समन कर सकता है किसी पर्सन को, एक्सेस कर सकता है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सब गेन कर सकता है। तो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, तो इंक्वायरी बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार पढ़ा, स्पेशल ऑडिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है, साथ ही साथ हमने जो है दूसरी वेरियस चीज़ें भी पढ़ी, और इस तरीके से हमारा कॉर्पोरेट ऑडिट, सोसाइटी का ऑडिट ओवर होता है। बट हाँ, हमने सारे क्वेश्चन इसके कवर हो गए, कोई डाउट ही नहीं इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब मैंने जो है इसके रिस्पेक्ट में कुछ नोट्स बना के रखे हैं, फटाफट वो एक बार नोट्स देख लेते हैं। अब ध्यान रखना, देखो हमने क्या किया था, अभी आपने जो भी पढ़ा उसको पर्टिकुलर नोट्स में ले लिया गया। अब फटाफट देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर से जो है स्पेशल ऑडिट करवा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन पे है, जो अपन ने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है, बिजनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक्ट नहीं कर रही, साउंड कमर्शियल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रही, या कोई से ऐसा मैनर में एक्ट कर रही है विच कॉज सीरियस इंजुरी, या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है विच इंडेंजर टू सॉल्वेंसी। ठीक है, तो इन सब केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकती है। फेडरल कोऑपरेशन, अभी अपन ने बात करी, क्रेडिटर 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड और 1/5 ऑफ मेंबर जो है वो रिक्वायर करते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को, जो है वो बोल सकते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को कि इंक्वायरी कर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके रिक्वेस्ट पे इंक्वायरी कर सकती है। 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। इंक्वायरी करने के दौरान अगर उनको लग रहा है कि मीटिंग बुलवानी है तो 7 दिन का नोटिस मीटिंग के रिस्पेक्ट में देना पड़ेगा। फिर अपन ने क्या बात करी कि रजिस्ट्रार जो है डायरेक्शंस देगा ऑडिटर को, और ऑडिटर जो है ऑडिट करेगा सोसाइटी का। सोसाइटी को ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार को भी देगा, सोसाइटी को भी देगा। सोसाइटी फीस पे करेगी, किस स्केल पे करेगी, स्टैट्यूटरी स्केल रजिस्ट्रार जो प्रोवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग। फिर रजिस्ट्रार इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा सोसाइटी को कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस है वो तो फॉलो करनी है, साथ ही साथ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने हैं। तो इंस्ट्रक्शंस काय के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस करने पे। तो जनरल कॉमन बुक्स ऑफ अकाउंट तो है ही ना, कितना आया गया, असेट एंड लायबिलिटी, सेल परचेस, ये तो ठीक है, पर कुछ रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड में अपन ने पढ़ा था कौन कौन सा रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, एफडी रजिस्टर और श्योरिटी रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर है। साथ ही साथ करंट असेट के रजिस्टर कैसे, कि जो हमने कैश सेल करा है तो कैश सेल समरी रजिस्टर, साथ ही साथ कलेक्शन फ्रॉम डेटर से कलेक्शन हो रहा है उसका रजिस्टर। सोसाइटी लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। अगर लिमिटेड है, ठीक है, तो कितना भी आप जो है लिमिटेड है तो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, तो सोसाइटी लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड में रजिस्टर्ड हो सकती है, नॉट रजिस्टर्ड हो सकती है। अगर रजिस्टर्ड है तो भैया कितना भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो लिमिट लग जाती है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो लिमिट लग जाती है। लिमिट क्या है, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर और वैल्यू ऑफ शेयर 1000 विच एवर इज हायर। तो क्या लगता है, लिमिट टू मेंबर क्या है, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर और 1000 वैल्यू विच एवर इज हायर। इतनी लिमिट तक जो है आप कर सकते हो। ठीक है, इतनी लिमिट तक जो आप है कर सकते हो।
इतनी लिमिट तक आप शेयर होल्ड कर सकते हो, इंटरेस्ट होल्ड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना है तो किधर बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक या अदर बैंक, वो अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी, ट्रस्ट सिक्योरिटी या अदर सोसाइटी सिक्योरिटीज़, ठीक है, अदर लिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटी सिक्योरिटी। रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और बोनस जो है प्रॉफिट का 25% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जिसको रिड्यूस कर सकते हैं 10% तक। रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है लोन दे सकती है मेंबर को, और रजिस्टर्ड सोसाइटी अगर रजिस्ट्रार बोले तो अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को भी लोन दे सकती है मेंबर के साथ साथ। ये अपन ने पढ़ लिया एक और। फिर स्पेशल फीचर था तो अपन ने पढ़ा कि ओवरड्यू डेब्ट जो है, ओवरड्यू डेब्ट 6 मंथ से 5 ईयर्स में और मोर देन 5 ईयर्स में क्लासीफाई करना पड़ता है। क्लासीफाई फिर गुड में भी कर सकते हैं, बैड में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर गुड डेब्ट में, बैड डेब्ट में हमने क्लासिफिकेशन करा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द चांसेस ऑफ रिकवरी के चांसेस के हिसाब से। फिर मेंटेनेंस ऑफ प्रोविजन तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि बैड डेब्ट हो रहा है, प्रोविजन बनाना है, तो चेक करो कि भैया प्रोविजन बना रहे कि नहीं बना रहे। फिर ओवरड्यू डेब्ट जो हम वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस के रिस्पेक्ट में है, ओवरड्यू डेब्ट जो वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस के रिस्पेक्ट में है, डिवाइड बाय टोटल ओवरड्यू डेब्ट। तो ओवरड्यू डेब्ट जो वर्किंग कैपिटल एंड लोन एडवांस के रिस्पेक्ट में है, डिवाइड बाय टोटल ओवरड्यू डेब्ट इनटू 100 करना। ये जो रेट है कंपेयर करो लास्ट ईयर के रेट से, चेक करो कि भैया देखो ये गुड और डेब्ट जो भी है, भैया रिकवरी हो रही कि नहीं हो रही ओवरड्यू डेब्ट की, ओवरड्यू डेब्ट है, रिकवरी हो रही कि नहीं हो रही, एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, केसेस कितने पेंडिंग है। फिर बैड डेब्ट है, बैड डेब्ट की जो बात करिए पहले सर्टिफाई करवाना पड़ता है ऑडिटर द्वारा, अगर लॉ बोले तो, अदरवाइज मैनेजिंग कमेटी करता है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को अध्ययन करना है, कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव, वो सारे जो प्रोप्राइटी प्रिंसिपल्स है ना, वो देखना है कि अध्ययरेंस टू कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव में, कि क्या आपके कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं, क्या बेनिफिट्स आपने मेंबर को दे दिए हैं, क्या बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू मेंबर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेशल फीचर्स, मतलब कि हम जो है देख रहे हैं एज एन ऑडिटर, मेरे को क्या क्या देखना है कि ऑब्जेक्टिव तुम्हारे अचीव हो गए क्या, बेनिफिट मेंबर को एक्सटेंड हो गए क्या, एक्सपेंडिचर जो इंकर कर रहे हो वो इकोनॉमिकली इंकर कर रहे हो क्या, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोविजन, फिर हमको कुछ प्रोविजन ऑब्जर्व करना है कि कुछ इंफ्रिंजमेंट है क्या प्रोविजन के रिस्पेक्ट में, अगर है तो उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन उसको should be assessed and reported, तो उसका financial implication should be assessed and reported। ऑडिट क्लासिफिकेशन, तो ऑडिट क्लासिफिकेशन में इफ एनी सोसाइटी परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद, ठीक है, तो ऑडिट क्लासिफिकेशन में वही सोसाइटी परफॉर्मेंस ऑडिट, सोसाइटी परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद क्लास रिवॉर्ड होता है। क्लास जो है रजिस्ट्रार के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और फिर हम जो है किसको नहीं समझ में आया कि भैया मैंने ऑडिट कर लिया, सोसाइटी का परफॉर्मेंस ऑडिट करा, उसको एक क्लास अवार्ड करा, क्लास अवार्ड करके मैनेजमेंट को जमा ही नहीं वो क्लास, तो मैनेजमेंट अपील कर सकता है रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार जो है वो ऑडिटर को बोल सकता है कि एक बार वापस से तू देख ले यार, ये रिव्यू कर ले कि तूने क्लास दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है। फिर अपन ने बात करी थी कि ऑडिटर ऑडिट करता है सोसाइटी का, तो ऑडिटर को जो सीरियस इरेगुलरिटी होती है वो स्पेशल रिपोर्ट से बताता है। मिस पीडीएफ की अपन ने बात करी थी, और रजिस्ट्रार उसके रिगार्डिंग जो है फिर सोसाइटी पे एक्शन लेता है, ठीक है। अब मिस पीडीएफ में क्या है, मिस मैनेजमेंट, तो कुछ मिस मैनेजमेंट दिख रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट डिसीजन अगेंस्ट कॉर्पोरेट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के डिसीजन कॉर्पोरेट प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, मैनेजमेंट के डिसीजन कॉर्पोरेट प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, ये मिस हो गया, पी से पर्सनल प्रॉफिटेरिंग मेंबर ने करी है इन सोसाइटी ट्रांजैक्शन में मैनेजमेंट ने पर्सनल प्रॉफिटेरिंग करी है। डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस, कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने कुछ डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दिए हैं रिलेटिव्स को, इंटरेस्ट ग्रुप को, तो देखो मिस मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल प्रॉफिटेरिंग जो मेंबर कर रहे हैं इन सोसाइटी ट्रांजैक्शन, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस अगर दिख रहा है ये सीरियस इरेगुलरिटी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या है, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस दे रहा है रिलेटिव्स को, ग्रुप को, तो चलो एडवांसेस चलो सही भी दिए, एक तो हो गया हमारा डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस। दूसरा है कि हमने एडवांसेस दिए, रिकवरी में भी बहुत सारी नेग्लिजेंस कर रहे हो, प्रॉपर सिक्योरिटी भी नहीं ली, सेफगार्ड भी नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक नहीं करी इनकी, तो ये हो गया ना सीरियस इरेगुलरिटी। फिर आपने फ्रॉड डिटेक्ट कर लिया बाय ऑडिटर, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार जो है ऑडिट कर सकता है सोसाइटी का वंस इन अ ईयर, एग्जामिन करेगा डेप्ट असेट लाइबिलिटी वैल्यूएशन, इसका सब करेगा। जो रजिस्ट्रार है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, और सोसाइटी को भी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ सकती है जैसे भी रिक्वायर्ड करे, जैसे भी मांगे। फिर फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट प्रिस्क्राइब इन वेरियस स्टेट्स, तो फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का जो पर्टिकुलर जो फॉर्म है वो वेरियस स्टेट, हर स्टेट के अलग अलग फॉर्म है, उसमें जो कुछ मैटर्स है जिसपे तो कमेंट करना पड़ता है, कुछ एडिशनल मैटर है जिसमें शेड्यूल अटैच करके देना पड़ता है। सबसे पहले तो 4 चीज़ें हैं, तो ट्रांजेक्शन जो आपके कॉन्ट्रारी में हो रहे हैं, फिर सब नॉट बॉट इनटू अकाउंट्स बाय द सोसाइटी,
कुछ सम है जो अकाउंट में आने चाहिए थे, नॉट बॉट इनटू अकाउंट बाय सोसाइटी, सोसाइटी ने अकाउंट में नहीं लिए है, ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रावेंशन में हुए हैं, कैश में कुछ सम जो हमारे अकाउंट में आने थे वो नॉट बॉट इनटू अकाउंट बाय द सोसाइटी। मटेरियल प्रॉपर्टी बैड या डाउटफुल निकल गए। मटेरियल इरेगुलरिटी है इन एक्सपेंडिचर, इन रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट, मटेरियल इरेगुलरिटी है, मटेरियल प्रॉपर्टी बैड और डाउटफुल निकल गए। मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल या प्रॉपर्टी बैड और डाउटफुल निकल गए। मटेरियल इरेगुलरिटी है कलेक्शन में, एक्सपेंडिचर करने में, ट्रांजेक्शन कॉन्ट्ररी है, सम जो है नॉट बॉट इनटू अकाउंट बाय सोसाइटी। सो इस तरीके से जो है हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट ओवर किया है। एंड अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स काफ़ी अच्छे नोट्स है जिसके थ्रू रिवीजन हो गया है हमारा। कुछ प्रोप्राइटी मैटर है, उस प्रोप्राइटी मैटर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोप्राइटी मैटर में हमने कुछ पढ़ा था कि वो 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स हमने पढ़े थे। एक तो हमने लोन्स एंड एडवांसेस का पढ़ा था, एक हमने बुक एंट्रीज का पढ़ा था, फिर एक हमने देखा था कि पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, हमने एक थर्ड पॉइंट वो पढ़ा था, और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था कि पर्सनल एक्सपेंस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, एक तो ये तीसरा पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था क्या शेयर अलॉट करे है कैश में, तो क्या कैश रिसीव हुआ है, और अगर कभी नहीं हुआ है तो रिफ्लेक्टली एडिक्वेटली उसको प्रेजेंट करा है कि नहीं करा है। तो जितना भी हो सका इस नोट्स में कवर किया है जो है। अब जो है आप बचा हुआ चीज़ आप चार्ट से देख लीजिएगा, और इस तरीके से हमारा जो है ये वाला ऑडिट खत्म होता है।